नमस्कार, मैं अभय मिश्रा, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ, उपचारात्मक शिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां पे कक्षा 11 गणित विषय में वास्तविक संख्या के विषय में आपको बताऊंगा। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। संख्याएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने देखा होगा, हर समय हर क्षण हम संख्याओं के साथ खेलते रहते हैं। जैसे हमें अपनी लंबाई नापनी हो तो हम संख्याओं की हमें आवश्यकता होती है। दूरी नापना हो, किसी दो शहरों के बीच की दूरी, आकाश में सूर्य और चांद के बीच की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये सब में संख्याओं का ही खेल है। अपना वजन नापना हो तो हमें संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। समय नापना हो, कितना टाइम हो रहा है, कितने बजे हमें कहीं जाना है, ये भी सब संख्या का ही खेल है। तापमान, ठंडी गर्मी, ये सब संख्याएँ हैं। आपके क्लास का रोल नंबर संख्या है। आपके मार्क्स जो आपको मिलते हैं एग्ज़ाम में, वो संख्याएं हैं। और जो स्कोर टीमें बनाती हैं, मैच आईपीएल हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी सब संख्याएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्याएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती हैं और इनको कैसे उपयोग में लाया जाता है। वास्तविक संख्या की परिभाषा मैं आपको बता दूं, वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पे हम प्लॉट कर सकते हैं या उनको अंकित कर सकते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे 0, तो पीछे हो गया, 0, -1, -2, -3 और -3.0101, -4 और √2, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम एक गतिविधि करेंगे प्राकृत संख्या को समझने के लिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। हमारे पास कुछ टॉफ़ियां हैं। आप लोग अपने बैग में से अपने जितने भी सामान हैं उनको निकाल सकते हैं और उनको काउंट करके देखिए कि क्या है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 टॉफ़ियाँ मेरे पास हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमने गिनती शुरू की तो 1 से शुरू की, ना कि हमने 0 से शुरू की। तो ये प्राकृत संख्याएं हैं। ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो गिनती करने के काम आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इनको प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। आपने भी अपने बैग में अगर किताबों को या पेन पेंसिल इन सब चीज़ों को गिना होगा तो अपनी गिनती आपने 1 से शुरू की होगी, ना कि 0 से। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि 0 हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? क्योंकि हमने गिनती कहाँ से शुरू की? 1 से। 1, 2, 3, 4, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 0 प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि 0 काउंटिंग नंबर नहीं है। हमेशा हम गिनती 1 से शुरू करते हैं। तो 1 जो है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं पूर्णांक के बारे में। वे संख्याएं जो भिन्न नहीं हैं। भिन्न आपको पता होगा क्या होता है? भिन्न क्या होता है? P/Q के फॉर्म में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है जहाँ पे Q 0 नहीं है, जैसे 1/2, 3/4 या 3/5, ये सब भिन्न हैं। तो जो संख्याएं भिन्न नहीं हैं वे पूर्णांक हैं। आप इस नंबर लाइन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से पूर्णांक हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और इधर की तरफ चलेंगे तो निगेटिव आ जाता है। -1, -2, -3, -4, -5। इस तरीके से तो 0 के जो दाहिनी तरफ संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये सब जो है धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है क्योंकि ये पूर्णांक हैं। इनको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। और 0 के लेफ्ट साइड में जो हैं, जो -1, 2, 3 है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये सब होती हैं ऋणात्मक संख्याएं या ऋणात्मक पूर्णांक। इनको कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। तो ध्यान रखिएगा, 0 के दाहिनी तरफ धन पूर्णांक और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। और जो संख्याएं भिन्न नहीं हैं वो पूर्णांक हैं।
आगे देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये नंबर लाइन है, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेचुरल नंबर हुए, क्योंकि हमने बताया था नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं काउंटिंग नंबर होते हैं। जब भी हम गिनती शुरू करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन जब हम 0 को इंक्लूड कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 ये सब नेगेटिव इंटीजर हैं। और नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर मिला दें या पॉजिटिव इंटीजर और 0 को इंक्लूड कर लें तो ये हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं, जिसमें 0 होगा 1 2 3 4 राइट साइड में और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 लेके इस तरीके से ये इंटीजर्स कहलाएंगे। आगे देखते हैं। अब हम आते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इनके बारे में समझेंगे। जो संख्याएं, पहले अभाज्य संख्या समझते हैं। जो संख्याएं एक से भाज्य हैं और अपने आप से भाज्य हैं वे अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार आप देखिए, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 के डिवाइजर कौन कौन से हैं? 3 1 से भाग में जाएगा और 3 से भाग होगा, तो 3 हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब जो अभाज्य संख्या होगी उसके कम से कम 2 डिवाइजर होंगे, जिसके 2 डिवाइजर हों वो अभाज्य संख्या है, जिससे एक से होगा और दूसरा वो स्वयं से होगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। 5 को आप देख लीजिए, 5 1 से होगा और 5 से होगा, तो 5 हमारी अभाज्य संख्या हो गई। 7 आप देखिए, 7 भी 1 से डिवाइड होगा और 7 से होगा, इसके भी 2 डिवाइजर हैं, इसके भी 2 डिवाइजर हैं, तो क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या हो गई। इसी तरह 11 है और 13 है, ये भी केवल एक और अपने से ही डिवाइड हो रही हैं, इसलिए अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं या डिविजिबल नंबर जिनको कहते हैं जो कम से कम 3 या अधिक संख्याओं से विभाजित हों। जैसे 4 है, 4 आप ले लीजिए, ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, तो यहाँ कितने डिवाइजर हो गए? 3 डिवाइजर हो गए इसके, 3 संख्याओं से ये विभाजित हो रहा है, तो 4 हमारा भाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार आप 6 ले लीजिए, 6 किससे किससे होगा? 3 से होगा, 2 से होगा, 1 से होगा और 6 से होगा, तो यहाँ 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा अगर डिवाइजर हो तो संख्या भाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है 1 को समझिए। 1 को केवल 1 से ही जाएगा, ये 1 से विभाजित होती है संख्या, और कोई इसका ऐसा नंबर नहीं है जो इसको भाग दे सके या इसको विभाजित कर सके, तो इसके एक भाज्य है, केवल एक। लेकिन हमारी जो अभाज्य संख्या होती है उसके लिए 2 डिवाइजर होने चाहिए और भाज्य संख्या के लिए कम से कम 3 डिवाइजर होने चाहिए। तो चूंकि 1 का केवल एक ही भाज्य है, तो इसलिए 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, ये स्पेशल केस है, ना भाज्य है और ना अभाज्य, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि 1 केवल 1 से ही डिवाइड हो रहा है, इसलिए 1 ना तो भाज्य होगा ना अभाज्य होगा। फिर से अभाज्य संख्या के लिए 2 डिवाइजर और भाज्य संख्या के लिए कम से कम 3 डिवाइजर होने चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये आ गया सम और विषम संख्या को समझ लें। सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम बराबर बराबर बांट सकें। जैसे मान लीजिए कुछ टॉफ़ियाँ हैं हमारे पास, 4 टॉफ़ी मेरे पास हैं, 2 बच्चों ए बी को देना है अगर, और मेरे पास 4 टॉफ़ियाँ हैं, तो एक को 2 देंगे, एक को 2 देंगे, तो ये पूरी बराबर बराबर बट गई। इसी तरह अगर 6 टॉफ़ी हों तो एक को 3 मिलेगी, दूसरे को 3 मिलेगी, ये भी बराबर बराबर बट गया। अगर 8 टॉफ़ी हैं तो एक को 4 मिलेगा और दूसरे को 4 मिलेगा। तो ये 4, 6 और 8 क्या हो गए? ये सब सम संख्याएं हैं, क्योंकि इनको हम 2 लोगों के बीच में बराबर बराबर बांट सकते हैं, या सीधे सीधे कहें कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्या होती हैं। और विषम संख्याएं वे हैं जो 2 बराबर बराबर भागों में बांटी ना जा सकें। जैसे मान लीजिए हमारे पास
ए और बी दो बच्चे हैं और 3 टॉफ़ियाँ होती हैं, तो एक को एक देते, एक को एक देते, हमारे पास एक टॉफ़ी बच जाती। तो 3 को हम बराबर भागों में नहीं बांट पा रहे हैं। इसी तरह अगर 5 टॉफ़ी होती तो एक को 2 देते, एक को 2 देते, तब भी एक हमारे पास बच जाती। तो 5 भी हमारा विषम नंबर है। अब 7 अगर टॉफ़ी होती तो 3 एक को मिलती, 3 एक को, तब भी एक बच जाती। 7 को भी हम बराबर भाग में 2 लोगों के बीच में नहीं बांट सकते। तो 3, 5, 7 और 11 अगर है तो 5 एक को, 5 एक को, फिर एक बच गई। तो ये बराबर भागों में ये नहीं बट पा रहा है। तो 3, 5, 7, 11, 13 ये सब विषम संख्याएं हैं। इसी गतिविधि को आप लोग आपस में कर सकते हैं, टॉफ़ियाँ ला के और आपस में 2 बच्चों के बीच में बांट के देखिए कि कौन सी संख्या बराबर बराबर बट रही है और कौन सी संख्या बराबर बराबर नहीं बट रही है। इससे हम सम और विषम संख्या को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे देखें। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझते हैं। सभी दशमलव, भिन्न और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब दशमलव क्या होता है भाई? मान लीजिए 0.2 हमने ले लिया, 0.5, ये सब क्या है? ये दशमलव हैं। और भिन्न हम ऐसे लिखते हैं, P/Q हमने बताया था, जहाँ पे Q हमारा क्या होता है? 0 ना हो, जैसे 1/2, 3/5, इस तरीके से ये सब भिन्न हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। आप देखिए 1/3, 2/3, 4/3, 5/3 और इधर माइनस में लिखा हुआ है। और इस प्रकार ये सभी जो हैं दशमलव, भिन्न और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। या इसकी और एक डिफिनेशन है जिससे कहते हैं वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q शून्य नहीं है। ये ध्यान देने बात है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला, ये सिर्फ परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। तो इसलिए परिमेय संख्या में इसमें एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 0.25, इसको शांत दशमलव कहते हैं। ये आपकी जो होगी इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में कहेंगे तो शांत दशमलव। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। यानी जैसे ये हो गया 0.3333, इस तरीके से ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन ये रिपीट हो रहा, 3 यहाँ पे रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ये दोनों जो होते हैं ये भिन्न के रूप में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या होते हैं। जैसे आप देखिए, आप 0.333 है, जैसे इसको हम x मान लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x आ जाएगा, तो ये इधर 3.3333 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये 9x आ गया, और ये सब माइनस हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 3, x का मान आ जाएगा 3/9 = 1/3। तो ये हमारा रिकरिंग डेसिमल था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ये हमारा आ गया 1/3 भिन्न में आ गया। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे ये 0.25 है, इसको हम लिख सकते हैं 25/100, और ये हो जाएगा 1/4। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल ये दोनों जो होते हैं ये परिमेय संख्या होती हैं। और अब आप परिमेय संख्या के बारे में आ जाइए। वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं हैं या जिनको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2 है, √3 है, √2,
इसका मान होता है 1.41415, ऐसे चलता जाता है। तो ये संख्याएं जो होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं और नॉन रिकरिंग होती हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ये कहीं ख़त्म नहीं होगा और ना ही इसमें कोई टर्म रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ रिकरिंग था, 3 जो था रिपीट हो रहा है बार बार, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें कोई पैटर्न नहीं है जो सेट ऑफ नंबर्स जो हैं रिपीट हो रहे हों। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिकरिंग भी है, क्योंकि कोई इसमें ना तो ये ख़त्म हो रहा और ना कहीं पे ये कोई संख्या इसमें रिपीट हो रही। इसी तरह √3 होता है, पाई होता है, √5 है, ये सब जो है √7, ये सब जो हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। आगे देखते हैं। अब आता है एक √2। √2 को कैसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये अपरिमेय संख्याएं हैं, √3, √2, √5, इनको कैसे करते हैं ये ज़रा सा देख लेते हैं। ये √2 का आपके सामने बना है। एक हम नंबर लाइन, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इसी तरह इधर -1, -2, -3, -4 ड्रॉ कर लेंगे। अब ये दूरी 1 है तो यहाँ पे भी हम 1 दूरी ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए O है, ये A है, ये B है। अब इसको अलग से देखिए, O, A और B, OA 1 है, OB भी 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, OA² प्लस OB² इजकल टू AB²। तो OA1 + 1 इजकल टू AB²। तो AB आ गया √2, क्योंकि 1 + 1 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 और AB का मान हो गया √2। तो ये दूरी जो हो गई AB हमारी √2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये दूरी हम यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे प्रकार की सहायता से या कंपास की सहायता से, ये और फिर ये हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और इधर से यूँ आ जाएगा। तो ये दूरी हमारी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हमारी √2 हो गई। इस तरीके से √2 हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद √3 देख लीजिए, वही चीज़, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। √2 हमने ड्रॉ किया था अभी, ये दूरी हमें मालूम है √2, और यहाँ पे हम 1 ड्रॉ कर लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं OA B। फिर देखिए OA² पाइथागोरस थ्योरम लगा दें इजकल टू OB² प्लस AB²। तो OA² का मान हमें निकालना है। OA² OB हमारा √2 है, √2 का स्क्वायर 2 और AB 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। तो OA² हमारा हो गया 3, OA का मान आ गया √3। तो यहाँ से हम कंपास की सहायता से ये चाप लगा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा √3। ये दूरी हमारी हो गई, ये इसको 2 कर लीजिए, ये √3 हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह हम √5 भी निकाल सकते हैं, उसमें √3 हमें मालूम है। √5 के लिए ऐसे करेंगे, देखिए √5 आसान है बहुत। ये 1, ये 2, ये 3, तो ये हमारी दूरी 2 है। यहाँ पे हम 1 ड्रॉ करेंगे, फिर ये O, A और ये B। तो OA √2 है, ये 1 है, 2 का स्क्वायर 4 + 1 और ये आ जाएगा √5। फिर वही चीज़, ये दूरी का हम चाप लगाएंगे तो ये ऐसे कुछ आएगा।
तो ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक √5 हो जाएगी। इस प्रकार हम अपरिमेय संख्याओं को भी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसीलिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सबको मिला के वास्तविक नंबर बनते हैं। सारे नंबर लाइन पे जो प्लॉट किए जा सकते हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। आगे देखते हैं। अब हम लेस देन और ग्रेटर देन की अवधारणा को समझेंगे कि लेस देन क्या होता है और ग्रेटर देन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ये जो चिन्ह है, ये इधर इसका मुंह बड़ा खुला हुआ है और इधर ये दोनों लाइनें आके मिल गई। तो इसका मतलब इधर जो संख्या हम लिखेंगे वो बड़ी होगी और इधर जो लिखेंगे वो छोटी होगी। इसको हम पढ़ते हैं A इज़ ग्रेटर देन B। अगर हमने इसको उल्टा लिख दिया तो अब आप देखिए इधर मुंह बड़ा है तो इसका मतलब B इज़ ग्रेटर देन A। यहाँ पे लिखेंगे B इज़ ग्रेटर देन A और यहाँ लिखेंगे A इज़ ग्रेटर देन B। तो जिधर मुंह बड़ा होता है उधर जो हम बड़ी संख्या लिखते हैं और जिधर दोनों लाइनें आके मिल जाती हैं तो वो छोटी संख्या की जगह होती है। अब यहाँ पे ये नंबर लाइन है, इस पे हम समझेंगे कैसे हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या को पहचाने की कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 5 और 3 लिखा है, 5 इज़ ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे आइए देखिए ये 5 है और ये 3 है। तो जब दो संख्याओं की हम तुलना करते हैं तो जो भी संख्या नंबर लाइन पे दाहिने तरफ होती है राइट साइड में वो होती है बड़ी और लेफ्ट साइड में छोटी। तो यहाँ पे 5 इज़ ग्रेटर देन 3 क्योंकि यहाँ पे इसका मुंह बड़ा है, इसका मतलब 5 3 से बड़ी है। अब ये दूसरी संख्या देखिए -5 और -8, तो -5 ये है और -8 ये है। अब आप देखिए दाहिने तरफ कौन सी संख्या है, -5 है और बाएं तरफ -8, तो -5 -8 से बड़ी होगी। इसी प्रकार 3 को देखिए, 3 ये है और 0 यहाँ है, दाहिने तरफ 3 है 0 इधर है, तो 3 हमारा 0 से बड़ा होगा। अब 5 देखिए, 5 कहाँ पे है, ये 5 है हमारा और ये -3 है इधर, राइट साइड में 5 है लेफ्ट साइड में -3 है, तो 5 हमारा -3 से बड़ा होगा। इसी प्रकार 0 और -8, 0 कहाँ है, ये है हमारा और -8 ये है, तो राइट साइड में हमारा क्या है 0 और लेफ्ट साइड में -8, तो 0 हमारा -8 से बड़ा होगा। और 1 और -1 आप देख लें एक बार, और ये 1 है राइट साइड में और -1 लेफ्ट साइड में, तो राइट में 1 है लेफ्ट में -1 है, तो 1 इज़ ग्रेटर देन -1। इस प्रकार हम नंबर लाइन पे नंबर को लिख के ये पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। एक गतिविधि हम लोग करेंगे क्लास में बच्चों के साथ। एक रस्सी लेंगे, बच्चे को बीच में खड़ा कर देंगे इस प्रकार से जैसे ये बना हुआ है। एक बच्चे को 0 मान लेंगे यहाँ पे और राइट साइड में उधर 1 2 3 नंबर अलॉट करेंगे, इधर साइड में -1 2 3 अलॉट करेंगे। और जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उनसे कहा जाएगा कि आप हर बच्चे का नाम लिखकर उसके सामने उसके जो नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है या 4 नंबर कौन सी प्लेस पे खड़ा है वो वहाँ पे कॉपी में नोट करें। इससे ये होगा कि बच्चों को प्लस और माइनस का कंसेप्ट डेवलप होगा, चाहे -1 2 3 का हो चाहे +1 2 3। तो ये गतिविधि रस्सी की सहायता से होगी और बच्चों का इसमें सहयोग लेके किया जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये नेचुरल नंबर हमने जैसे कि बताया शुरू में, 0 को छोड़ दे रहे हैं, 1 2 3 नेचुरल नंबर है। अगर इंटीजर को ले लेते 0 1 2 3 हमारा होल नंबर था और 0 और पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों मिला लें तो हमारे इंटीजर्स बन जाते थे। इसमें रेशनल नंबर आपने सारे फ्रैक्शंस और जो डेसिमल नंबर हैं और इंटीजर्स हैं सबको ऐड कर दीजिए, रेशनल नंबर मिल जाता है। फिर आगे आइए तो इर्रेशनल नंबर आ गए। फिर रियल नंबर वही है जो मैंने कहा कि जो भी नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकें, रेशनल इर्रेशनल 0 और माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो सब रियल नंबर होते हैं। ये अभ्यास प्रश्न है, तो बहुत आसान सवाल हैं, देख लेते हैं। इसमें से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है। हमने बताया था कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं गिनती की संख्याएं होती हैं और वो 1 से स्टार्ट होती हैं। इसमें आप देखिए 1 है 2 है, -1 से हम गिनती नहीं करते, इसलिए -1 प्राकृत संख्या नहीं है।
सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? गिनती हमारी हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब 0 एक प्राकृत संख्या है, सत्य है या असत्य है? 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि काउंटिंग नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 हमारा प्राकृत संख्या है। संख्याओं के मध्य ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाएं। हमने अभी बताया आपको, नंबर लाइन पे 2 नंबर अगर हम लिख लें A और B, तो जो नंबर राइट साइड होता है वो बड़ा होता है और लेफ्ट साइड वाला नंबर छोटा होता है। तो यहाँ पे A इज़ लेस देन B होगा, या हम लिखें B इज़ ग्रेटर देन A। जिधर ये मुंह खुला रहता है वो नंबर बड़े के लिए है, और जिधर ये छोटा रहता है, दोनों लाइनें मिल जाती हैं, वो छोटा होता है। तो इस प्रकार आप देखिए, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे नंबर ड्रॉ कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहला है 3 और 5, ये 3 है और ये 5 है, राइट साइड में हमारा 5 है, तो 5 क्या होगा? ग्रेटर देन 3 होगा। -3 और 5, -3 कहाँ है भाई? ये है -3, और 5 कहाँ है? ये। तो -3 क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि राइट साइड का नंबर हमेशा बड़ा होता है। यहाँ ये लेफ्ट साइड में है और वो राइट साइड में है। -3 और -5, -3 ये है और -5 ये है, तो राइट साइड में कौन सा है? -3 है, तो -3 क्या होगा? -5 से बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा 2 नंबरों के बीच में जो दाहिनी तरफ होता है नंबर लाइन पे, वो नंबर बड़ा होता है। 3 और -5 देख लीजिए, ये 3 है और ये -5 है, राइट साइड में 3 है, तो 3 हमारा क्या होगा? -5 से बड़ा होगा। और -4 और -1, ये है -4 और ये है -1, तो कौन सा राइट साइड है? -1, तो -1 क्या होगा? बड़ा होगा -4 से, या -4 -1 से छोटा होगा। इस प्रकार हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना। आप लोग निरंतर अभ्यास से इसमें अपनी समझ और अधिक विकसित कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।